नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। और जी हां, आज कमोडिटी मार्केट के लिए बेहद अहम दिन है, खास करके क्रूड मार्केट के लिए, क्योंकि आज क्रूड उत्पादन के मसले पर ओपेक और गैर ओपेक देशों की महत्वपूर्ण बैठक है और दुनिया भर के बाजारों की नजरें ओपेक और गैर ओपेक की इस मीटिंग पर टिकी हुई है। सिर्फ क्रूड से जुड़े हुए ट्रेडर इन्वेस्टर ही नहीं, बल्कि शेयर मार्केट से जो लोग जुड़े हुए हैं और साथ ही इकोनॉमी को लेकर जो चर्चा हो रही है, पेट्रोल डीजल के मोर्चे पर जो चिंता बनी हुई है, इन तमाम खबरों के बीच ज्यादा से ज्यादा यहां पर आज फोकस में है ऑयल का मार्केट और ओपेक की ये मीटिंग। तो आज बैठक होनी है और बैठक इसलिए होनी है कि जिस तरह से कच्चे तेल की डिमांड बढ़ी है, क्या बढ़ती मांग के बीच उत्पादन को इस बैठक में बढ़ाने का फैसला होगा। अलग अलग राय इस पर निकल कर आ रही है। पहले आपको ये खबर बता दें, क्रूड का भाव 2.5 साल की ऊंचाई पर है, $75 के आसपास ब्रेंट का मार्केट टिका हुआ है। अब और उसी मसले को लेकर के ये माना जा रहा है कि आज की बैठक में उत्पादन बढ़ाने के मसले पर फैसला हो सकता है। अब उत्पादन कितना बढ़ेगा, इसको लेकर अलग अलग राय है। कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 5 लाख बैरल तक की बढ़ोतरी हो सकती है अगस्त महीने से। कुछ का मानना है कि 10 लाख बैरल के ऊपर भी फैसला हो सकता है। कुछ 5 लाख से कम के आंकड़े भी बता रहे हैं, 2.5 लाख बैरल का आंकड़ा। तो अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, मतलब कोई एक राय जानकारों के बीच भी नहीं है कि होगा क्या। लेकिन हाँ, कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जो $75 तक मार्केट गया है, इसने 5 लाख बैरल वाली खबर को डिस्काउंट कर लिया है। मतलब ये कि अगर 5 लाख बैरल की बढ़ोतरी होती है तो उसको मार्केट ने पहले ही डिस्काउंट कर लिया, उसका कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर ज्यादा यहाँ पर बढ़ोतरी होती है तब मार्केट में कुछ गिरावट आ सकती है। तो मतलब ये कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा आप जो आज की मीटिंग है और उसके ऊपर मार्केट की नजरें टिकी होंगी। आपको याद होगा, बहुत लंबा वक्त नहीं बीता है, पिछले साल की बात है जब क्रूड का प्राइस माइनस में चला गया था, नेगेटिव में चला गया था और अमेरिका में ये हालत हो गए थे कि जो क्रूड की जो स्टोरेज कॉस्ट है वो ज्यादा थी और लिहाजा लोग क्रूड रखना नहीं चाहते थे, इतना ज्यादा क्रूड हो गया था, माइनस में प्राइस चला गया था। इसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा भी हुई थी। हमारे यहाँ भी एक्सचेंज पर नेगेटिव में सेटलमेंट हुआ था, उसको लेकर के भी काफी विरोध भी हुआ था। और देखिए कि 1 साल में हालात कितने बदल गए कि अब दाम 2.5 साल की ऊंचाई पर हैं और अब उत्पादन बढ़ाकर दाम को कम करने की कोशिश हो रही है। चलिए, हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। हमारे साथ सुनील कटके हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के, हमारे साथ वंदना भारती एसएमसी ग्लोबल की, हमारे साथ आर.एस. शर्मा साहब जुड़ रहे हैं थोड़ी देर में, पूर्व चेयरमैन ओएनजीसी के, और साथ ही मानसून पर बात करने के लिए डीएस पई हैं, सीनियर साइंटिस्ट आईएमडी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कटके जी, मैं आपसे पहला सवाल यही पूछना चाहता हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन, कि ओपेक की बैठक से पहले, ओपेक के ऐलान से पहले आज एमसीएक्स पर ट्रेडर को क्या करना चाहिए क्रूड में? जी नमस्कार मृत्युंजय जी। जो WTI है तकरीबन $73 के आसपास है और ब्रेंट $75 के आसपास है। और आज का जो मीटिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी 2.5 साल के ऊपर के रेट में चल रहे हैं और इन्वेस्टर्स को 2 या 3 चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। एक जो एक्सपेक्टेड नंबर है 5 लाख बैरल का बढ़ोतरी का, वो एक चीज जो है मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया है, जैसे आपने बताया। दूसरी चीज यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, जो डेल्टा वेरिएंट ऑफ कोविड है उसके केसेस जो हैं यूके में और यूरोप में बढ़ रहे हैं, इवन एशिया में भी उसके केसेस बढ़ रहे हैं। तो जो लॉकडाउन की जो सिचुएशन है वो थोड़ी तेज हो रही है, अगेन ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे एक डिमांड सेंटिमेंट पे जो है एक धक्का लग रहा है। तो उसके वजह से प्राइसेस जो है यहाँ पे कैप हो रहे हैं। और दूसरी चीज मुझे लगता है जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक तरफ तेज है, तो 2 तरफा न्यूज है। तो आज के हिसाब से मुझे लगता है प्राइसेस को थोड़ा रेंज बाउंड ट्रेड होते हुए देख सकते हैं। बट अगर रुझान की बात करें तो मुझे लगता है थोड़ा रुझान पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ की फैक्टर है और जो ओपेक के प्रेडिक्शंस थे डिमांड को लेके, वो अच्छे खासे पॉजिटिव इसमें है। और बहुत सारे इंटरनेशनल एजेंसीज ने तकरीबन $80 का भी टारगेट दिया हुआ है, थोड़े एजेंसीज ने इवन $100 का भी टारगेट दिया हुआ है। बट मेरे हिसाब से 5465 के रेंज में जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनको बाई करना चाहिए। एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया 5430 के लेवल पे और 5540 का एक इंट्राडे टारगेट जो है देखने को मिल सकता है। ठीक है,
ओके, तो ये राय है आपकी कि क्या आज एमसीएक्स पर ट्रेड लेना चाहिए। अब हमारे साथ आरएस शर्मा जी जुड़ चुके हैं। शर्मा जी, मेरा सर आपसे पहला सवाल यही होगा कि आज चूंकि बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है ओपेक और गैर ओपेक देशों की, जो दो बड़े प्लेयर हैं गैर ओपेक के रूस और ओपेक के सऊदी अरब, दोनों की राय एक नहीं है जहां तक जानकारी अब तक आ रही है छन के। रूस चाहता है कि उत्पादन बढ़ाया जाए ताकि प्राइस को कंट्रोल में रखा जाए, लेकिन ओपेक की पॉलिसी को दूसरी, ओपेक बैलेंस मार्केट एक चाहता है और चाहता है कि बैलेंस मार्केट हो और बहुत ज्यादा ऊपर नीचे भी नहीं हो। आपके हिसाब से सर जो ताजा हालात हैं डिमांड को लेकर के, सप्लाई को लेकर के और जो प्राइस को लेकर के जो टेंशन और जो चिंता जताई जा रही है, इन सब के बीच आपका क्या मानना है? क्या इस बैठक में कोई बड़ी बढ़ोतरी उत्पादन में हो सकती है क्या शर्मा जी? देखिए, प्रेशर बहुत ज्यादा है। ये हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी जो है ओपेक को बड़े साफ तौर पे और बहुत प्रेसिंगली रिक्वेस्ट किया है कि आप प्रोडक्शन इंक्रीज कीजिए। ये प्राइजेस सस्टेनेबल नहीं है। हमारे अपने देश में काफी परेशानियां, मुश्किलातें हो रही हैं। तो अभी जो थोड़ा सा कूल डाउन तो है, कल अभी 76 तक टच कर गया था, अभी 75 से नीचे है। अभी देखिए आज और कल मीटिंग में क्या होता है, बट मुझे जो इंडिकेशन लग रहे हैं उसमें ओपेक प्लस रशिया भी, वो दोनों का व्यू अभी यही है कि ये जो प्रोडक्शन कट जो है इसको मेंटेन किया जाए। अभी देखिए आपस में बिहाइंड द सीन क्या बातचीत होती है, तो वी आर कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड। आजकल में कल तक क्या हमको इंडिकेशन आते हैं, बहुत कुछ इस पर डिपेंड करता है। पर जो डिमांड जो है, समर डिमांड इज डेफिनेटली गोइंग अप, यूएस में स्पेशली गोइंग अप। दूसरी जगह पे भी जो है डिमांड तो बढ़ती जा रही है। और सप्लाई का इस वक्त ये जो ओपेक का पीछे उनका कंट्रोल काफी लूज हो गया था, तो बट अभी दोबारा से इस वक्त ओपेक और ओपेक प्लस जो है काफी मजबूती में है। तो क्या उनका निर्णय होता है वो देखने वाली बात है। ईरान की तरफ से कोई पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं है वहां प्रोडक्शन बढ़ाने का और उनकी वो डील होने का, तो उस सब को देखते हुए तो हम इंतजार करते हैं ओपेक प्लस क्या डिसीजन लेते हैं। बट अभी तो आसार इस वक्त तो बहुत अच्छे नहीं है। हाँ, ठीक है सर, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं क्योंकि मार्केट में अलग अलग फिगर आ रहे हैं उत्पादन बढ़ोतरी के। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि 5 लाख बैरल तक की बढ़ोतरी हो सकती है, कुछ का मानना है कि 10 लाख बैरल भी बढ़ाने पर फैसला हो सकता है और कुछ कह रहे हैं कि 2.5 लाख बैरल। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अगर 5 लाख बैरल डेली बढ़ाने पर फैसला होता है अगस्त के महीने से, तो क्या इसका कुछ हम इम्पैक्ट डाउन साइड में देखेंगे प्राइस पर? प्राइस कुछ कम होगा या आपको भी ये लगता है जैसे कि बहुत सारे एक्सपर्ट को लग रहा है कि 5 लाख बैरल को तो मार्केट बचा चुका है कि अगर 5 लाख बैरल बढ़ता है तो उसको मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया, उससे ज्यादा बढ़ेगा तभी दाम कम होंगे? आपका अपना अनुमान क्या है? तो मुझे क्या लगता है, देखिए अभी ये मार्केट मूव करती सेंटीमेंट से। इस वक्त सेंटीमेंट यही है कि भाई ओपेक प्लस को अपनी वो जो पकड़ को ढीला नहीं करना चाहते हैं। 5 लाख बैरल, 500,000 बैरल, यानी कि अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो मुझे लगता है कि वो जो सेंटीमेंट्स जो हैं वो थोड़े ठीक होंगे और प्राइजेस में फिर कुछ गिरावट आने की उम्मीद होगी। अच्छा, ठीक है। एक आखिरी सवाल शर्मा जी मेरा आपसे ये होगा कि इस पूरे, क्योंकि ऑयल कमोडिटी के साथ साथ एक बड़ी पॉलिटिक्स भी है और खास करके सऊदी अरब, रूस और अमेरिका, ये 3 जो बड़े प्लेयर हैं, इनके बीच ये मार्केट घूमता रहता है। एक वक्त में अमेरिका की डोमिनेंसी थी, अभी कुछ ही दिन पहले तक जब ट्रंप की सरकार थी वहां पर, तो अमेरिका सबसे बड़ा कंज्यूमर और सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया था कच्चे तेल का, और अमेरिका की एक बड़ी भूमिका थी प्राइस को तय करने में, सेटल करने में, अभी भी है, लेकिन उसमें कुछ गिरावट आई है बाइडेन के आने के बाद। जिस तरह से ग्रीन फ्यूल पर बाइडेन का फोकस बढ़ा है, तो एक बार फिर से क्रूड मार्केट का गेंद ओपेक और गैर ओपेक देशों के पाले में आ गया 6-7 साल के बाद। तो आपको लगता है कि 80 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो अमेरिका की तरफ से बड़ा इंटरवेंशन होगा? मतलब मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि इस पूरे खेल में क्या अमेरिका एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है दोबारा, या अमेरिका की जो दिलचस्पी कम हुई है क्रूड से वो कम बनी रहेगी? नहीं, मुझे तो लगता है इंटरवेंशन करना पड़ेगा। बाइडेन क्यों नहीं
इंटरवीन कर रहे हैं। और ये है कि जो तेल के दाम बढ़ते हैं तो ये अमेरिकन सरकार के लिए भी काफी प्रेशर बनता है उनके ऊपर। तो अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही है, ये भी बड़ी हैरानी की बात है। हालांकि उनका अपना शेल ऑयल प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, पर जो दाम बढ़ते हैं वो ठीक नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि बाइडेन जो है वो कुछ इंटरवीन करें। काफी टाइम से उम्मीद, उनसे एक्सपेक्टेशन है कि कुछ इंटरवीन करेंगे तो कुछ उसमें गिरावट आएगी, पर वो अभी चुप्पी सा रही है। यस, ठीक बात है। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। तो बहुत दिलचस्प है आज की मीटिंग। तो आप वैसे भी अपनी जानकारी के लिए भी इस बैठक पर नजर बनाकर रख सकते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। पूरी दुनिया में जो तेल का खेल चल रहा है उसको समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप इस तरह की खबरों को देखें, क्योंकि अब 40% ऑयल ग्लोबल मार्केट में ओपेक की तरफ से सप्लाई होता है। रूस एक और बड़ा प्लेयर है गैर ओपेक देशों में। तो आज की बैठक जो शुरू हो रही है उसमें क्या फैसला होता है, इसके बाद ऑयल मार्केट की तस्वीर बहुत हद तक साफ होगी। लेकिन हाँ, एक बात तय है कि डिमांड यहां पर बढ़ी है और उस डिमांड को पूरा करने के लिए जाहिर तौर पर कोई ना कोई फैसला लेना होगा। लेकिन ओपेक के मन में यह भी डर है कि जिस तरह से डेल्टा प्लस वेरिएंट की अब चिंता होने लगी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले वक्त में एक बार फिर से ऑयल की सप्लाई बढ़ जाए, डिमांड कम हो जाए। तो तमाम तरह की बातें जहन में अभी घूम रही हैं। देखते हैं इन सबके बीच क्या फैसला होता है। हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। अब मैं बिल्कुल संक्षेप में आपसे यह पूछना चाहता हूं वंदना जी कि गोल्ड की हम बात कर रहे हैं कि गोल्ड का मार्केट आज के लिए आपको कैसा लग रहा है और गोल्ड में किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए? जी मृत्युंजय जी, मार्केट बिल्कुल रेंज में है यहाँ पे, और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि सेफ हेवन बाइंग यहाँ पे रिटर्न आ सकती है आज का मीटिंग वगैरह को देखते हुए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 46,950 के लेवल पे बाइंग करना चाहिए। 47,200 का यहाँ पे एक टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे क्रिएट करना होगा 47,825 का। ओके, तो ये राय हो गई आपकी गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड में अभी क्या करना है। आप बताएं कटके जी, क्या चांदी का मार्केट अभी आपको ट्रेड के लिए तैयार दिख रहा है? क्या आपको लगता है कि सिल्वर में इस वक्त बाइंग करनी चाहिए? अभी ट्रेडिंग के लिहाज से ठीक है प्राइस मार्केट? कटके जी जी मृत्युंजय जी, मुझे लगता है अगर शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ये रेट थोड़ा हाई है। 67,000 का रेंज जो है एक बार दिखा सकता है मार्केट। बट हाँ, अगर पोजिशनली बात करेंगे तो स्टैगर्ड वे में बाइंग जरूर किया जा सकता है इस लेवल से, बिकॉज देयर आर फंडामेंटल्स दैट विल सपोर्ट गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट अगर दो फैक्टर शॉर्ट टर्म में, जैसे आज या कल की बात करें, अगर जो ट्रेडर्स हैं उनको कुछ पोजीशन लेना है तो उनको दो चीजें ध्यान में रखनी है। एक, डॉलर इंडेक्स 92.43 के लेवल पे है, जो कि 2 महीने के हायर लेवल पे चल रहा है। और जो एफओएमसी के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से जो हॉकिश स्टेटमेंट आ रहे हैं, जहां पे वो बता रहे हैं कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी में थोड़ा बहुत टाइटनिंग करना बन सकता है, और इवन फेड की तरफ से इंटरेस्ट रेट हाइक भी 2022 के अंत तक हो सकता है। तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं जो कि गोल्ड और सिल्वर के पे थोड़े रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहे हैं। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं मैं उनको इनफैक्ट सेल रेकमेंड करूंगा 69,600 के रेंज में। 69,900 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 68,500 का एक इंट्राडे में टारगेट किया जा सकता है। पोजिशनल ट्रेडर्स 67,000 तक का लेवल का वेट कर सकते हैं और वहां से एक ठीक ठाक एंट्री बन सकती है। ओके, तो ये राय हो गई आपकी चांदी पर कि चांदी में अभी आपको क्या करना चाहिए। 500 रुपए से ज्यादा की तेजी चांदी में इस वक्त दिख रही है। अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको एक बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखाने वाले हैं खेती किसानी को लेकर, मानसून को लेकर। मानसून की फिरकी कैसे होगी खेती, ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब बात करते हैं मानसून की, और मानसून का पहला महीना खत्म हो चुका है, जून का महीना, और 30 जून तक, मतलब जून के महीने में सामान्य के मुकाबले 10% ज्यादा बारिश हुई है। ये मानसून को लेकर पहली रिपोर्ट जून के महीने की। और इसीलिए आपको याद होगा जब मानसून का पहला फोरकास्ट आया था तब हमने आपको बताया था कि मानसून की खबर आपको कैसे देखनी है, कैसे पढ़नी है। और अब आप देखिए, अगर आप पहली लाइन में देखेंगे तो आपको यह लगेगा कि जून का महीना मानसून के लिए बहुत अच्छा रहा, 10% ज्यादा बारिश हुई है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच ये है कि देश के कई हिस्से इस वक्त ऐसे हैं जहां पर भयंकर बारिश की कमी है।
दिल्ली इसका बड़ा एग्जांपल है। दिल्ली में आमतौर पर 26-27 जून के आसपास मानसून की एंट्री हो जाती है, लेकिन अब तक दिल्ली में मानसून की एंट्री नहीं हुई है और दिल्ली में भीषण गर्मी है। और दिल्ली नहीं, उत्तर भारत के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश की कमी है और अगले कुछ दिनों तक मानसून की रफ्तार धीमी रह सकती है, इस बात की संभावना दिख रही है। 19 जून से मानसून की चाल कमजोर चल रही है, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन भी रेन का हमने आपको बताया था कि बहुत महत्वपूर्ण है कि बारिश का वितरण कैसा हो रहा है और कितना सस्टेनेबल है रेन। ऐसा नहीं कि 4 दिन में बहुत ज्यादा बारिश हो गई, पूरे महीने का एवरेज आपका अच्छा हो गया, लेकिन बाकी के 25-26 दिन बारिश नहीं हुई, तो उस मानसून का कोई बड़ा फायदा होता नहीं है। हमारे साथ डीएस पई साहब हैं, आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट मौसम विभाग के। पई साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जून का महीना तो ओवरऑल देखने में ठीक लग रहा है सर कि 10% ज्यादा, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर 19-20 जून के बाद से बारिश नहीं हुई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जुलाई का पहला हफ्ता कैसा रहने वाला है सर मानसून के लिए? देखिए, ओवरऑल जुलाई में थोड़ी बिलो नॉर्मल रहने की संभावना है, पर्टिकुलरली नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ पेनिनसुला, ये पूरा भाग में बिलो नॉर्मल होने की संभावना है। एट द सेम टाइम ईस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगा। तो उसके बाद में देयर इज चांस ऑफ फर्दर इंप्रूवमेंट। अच्छा, तो पूरे जुलाई के महीने को लेकर सर क्या फोरकास्ट है? जुलाई के महीने में कैसी बारिश रह सकती है, क्योंकि जुलाई का महीना बहुत महत्वपूर्ण है खरीफ की बुआई के लिए, सोइंग के लिए। देखिए, हम लोग आज या कल पूरा आपका जुलाई के लिए फोरकास्ट आएगा, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज टोटल रेनफॉल, लेकिन आप हम लोग वीक टू वीक देखेंगे तो अप टू 7th तक थोड़ा कम होने की संभावना, जैसे मैंने बताया। उसके बाद फर्स्ट हाफ में स्लाइटली इंप्रूव होगा, लेकिन जुलाई का सेकंड हाफ रिलेटिवली बेटर होने की संभावना है। और मैंने जैसे बताया आज या कल हम लोग पूरा सवाल सर, दिल्ली वाले बहुत परेशान हैं पई साहब। जी 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 जी, दिल्ली वाले सर बहुत परेशान है पई साहब। दिल्ली में कब मानसून आ रहा है? बहुत गर्मी है वहाँ। वो इवन गर्मी वो कंटिन्यू होगा, इतना रिलीफ मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि हॉट विंड पाकिस्तान से जो डेजर्ट रीजन से आ रही है वो एरिया में, तो नेक्स्ट इवन 2-3 दिन की गर्मी ऐसा कंटिन्यू होगा। और बारिश मिलने के लिए आइसोलेटेड बारिश 2-3 दिन के बाद थोड़ा मिल सकती है, लाइट रेनफॉल, लेकिन मानसून प्रोग्रेस होने के लिए एटलीस्ट 1 हफ्ता वेट करना पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब 1 हफ्ते तक थोड़ी गर्मी झेलनी पड़ेगी दिल्ली के जो दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद मानसून वहां भी आएगा। बहुत शुक्रिया पई साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वंदना जी, बिल्कुल संक्षेप में क्रूड की बात हमने कर ली है, ये बताएं आप कि मेटल का मार्केट आपको अभी कैसा लग रहा है और क्या मेटल में कोई ट्रेड अभी लेना ठीक रहेगा क्या? वंदना जी। मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि बेस मेटल का मार्केट अभी मिक्स है और यहाँ पे अलग अलग लेवल्स है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम एक ऐसी कमोडिटी है जो क्रूड के साथ यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड दिखा सकता है। यहाँ पे मैं एल्यूमिनियम में बाइंग सजेस्ट करना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि 198 के लेवल पे बाई करके यहाँ पे चलना चाहिए। लक्ष्य की अगर बात करूं तो मुझे लग रहा है 203 रुपए का रखना चाहिए। स्टॉपर्स यहाँ पे 196 का यहाँ पे होना चाहिए। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे लेड है। लेड भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। 178 के लेवल पे भी अगर हम सेल करते मुझे 175 का टारगेट अचीव होते हुए नजर आ रहा है और 179.5 का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। ठीक है, आपका व्यू कटके जी, एग्री मार्केट पर क्या है? आज एग्री में कहीं पर आपको लगता है कि ट्रेड लेना ठीक रहेगा? जी मृत्युंजय जी, मुझे लगता है अगर एक्टिव काउंटर देखें तो सोयाबीन एक एक्टिव काउंटर है। प्राइसेस ऑलरेडी 150 रुपया ऊपर है, क्योंकि प्राइसेस में इंप्रूवमेंट ये मानसून में जो स्लोनेस आई है उसके वजह से है और लैक ऑफ सर्टिफाइड सीड्स के वजह से भी जो है प्राइसेस जो है बढ़ रहे हैं, क्योंकि डिमांड अच्छी है। और ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो रिन्यूड बाइंग अच्छी आ रही है और इवन चाइना की तरफ से भी अच्छे नंबर्स हैं इंपोर्ट के, तो वहां से थोड़ा बहुत प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है। तो मेरा रिकमेंडेशन सोयाबीन में थोड़ा बुलिश साइड का रहेगा। प्राइसेस शॉर्ट टर्म में 7450 तक का जा सकता है, तो अभी मेरे ख्याल से करंट लेवल पे बाई करके 7500 7550 तक का भी 1, 2 या 3 दिन में टारगेट देख सकते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया कटके जी आपका, वंदना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद देखिए कॉर्पोरेट रडार। नमस्कार।